बेसिक इंटरमिटेंट स्केड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट पढ़े, कंपाउंड के अंदर वी जस्ट पुटिंग थिंग्स टुगेदर। ठीक है, बहुत ज्यादा डरना नहीं है इससे। वी कैन स्पेंड अ गुड टाइम ऑन दिस। जब तक आप लोगों को क्लियर नहीं होता, डोंट वरी, मैं भी इसका पीछा नहीं छोड़ूंगी। ठीक है, अच्छा, 7 कंपाउंड स्केड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट होते हैं। ठीक है, हम कॉन्करेंट, मल्टीपल, मिक्स्ड, चेन्ड, टैंडम, ऑल्टरनेटिव एंड कंजंक्टिव, इन सबको पढ़ेंगे। एग्जाम में यूजुअली सवाल बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड से आते हैं, उसमें बस आपको ये बताना होता है कि अच्छा ये अगर स्केड्यूल लगा है तो ये कॉन्करेंट है, ये टैंडम है, ये कंजंक्टिव है। ये चीज़ आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। कुछ चीज़ें आपकी जो एबीए विजुअल पैकेट का डॉक्यूमेंट है उसके अंदर एक पूरा फ्लो चार्ट बना हुआ है। इट विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई कि ये कौन सा स्केड्यूल लग रहा है। कुछ की कंपोनेंट्स होते हैं हर स्केड्यूल के अंदर जो कि दूसरे में मुख्तलिफ होते हैं। अगर आप उसको पिक कर लोगे तो आपको ये चीज़ याद रहेगी कि ये कौन सा स्केड्यूल। ठीक है, हम क्या करेंगे, जस्ट इन ऑर्डर टू मेक इट इजियर फॉर यू, आई हैव डिसाइडेड टू पुट इट इनटू ग्रुप्स। ठीक है, तो हम कॉन्करेंट, मल्टीपल और मिक्स को इकट्ठे पढ़ेंगे, उनको हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, उनकी एग्जांपल्स देखेंगे, उनके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। उसके बाद हम चेन्ड और टैंडम को इकट्ठे पढ़ेंगे और ऑल्टरनेटिव और कंजंक्टिव को इकट्ठे पढ़ेंगे। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो आहिस्ता आहिस्ता करके अगर हम लेट्स से आज अगर हम कॉन्करेंट, मल्टीपल और मिक्स भी खत्म कर लेते हैं तो भी बहुत है। ठीक है, क्योंकि अगर हम एक ही गो में सारों को कवर करेंगे ना तो फिर कंफ्यूजन, फिर वो चीजें याद नहीं रहती। अच्छा, कॉन्करेंट स्केड्यूल क्या है? कॉन्करेंट स्केड्यूल्स के अंदर देर आर 2 or more schedules of reinforcement that operate independently and simultaneously. अब आपको 2 वर्ड्स आएंगे इसके अंदर, साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव। ठीक है, साइमल्टेनियस का मतलब क्या होता है? दो चीजें जब इकट्ठे प्रेजेंट की जा रही हैं, ये याद रखना है। सक्सेसिव का मतलब क्या है? एक चीज एक के बाद एक के बाद एक प्रेजेंट की जा रही है। ये 2 टर्मिनोलॉजीज आएंगी आगे सारे स्केड्यूल्स के अंदर, क्योंकि किसी के अंदर साइमल्टेनियसली 2 रीइंफोर्समेंट स्केड्यूल्स इकट्ठे प्रेजेंट हो रहे हैं, किसी के अंदर एक के बाद एक प्रेजेंट हो रहा है। तो ये वर्ड की डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। लेकिन कमिंग बैक टू कॉन्करेंट स्केड्यूल्स, मैचिंग लॉ पता है किसी को क्या होता है? यहाँ से पढ़ के नहीं, वैसे इससे पहले का पता था या सुनी हुई थी टर्मिनोलॉजी? एक चीज आप नहीं लोगों ने पता। मुझे बोलते हुए सुना होगा अक्सर, बिहेवियर गोज वेयर रीइंफोर्समेंट फ्लोज। ये सुना है? ये चीज वैसे समझ आती है कि जहां रीइंफोर्समेंट ज्यादा होगी वहां हमारा बिहेवियर ज्यादा जाएगा। ऐसे ही है ना, ये तो इट्स लाइक ए नेचुरल ह्यूमन फिनोमेना। अगर मुझे एक काम करने के लिए 10 रुपए मिल रहे हैं और दूसरा काम करने के लिए 5 रुपए मिल रहे हैं, तो मैं वो काम करना पसंद करूंगी जिसमें मुझे 10 रुपए मिल रहे हैं। ट्रू। ठीक है, तो कॉन्करेंट स्केड्यूल्स क्या हैं? दो स्केड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट इकट्ठे चल रहे होते हैं इसमें। दे ऑपरेट इंडिपेंडेंटली एंड साइमल्टेनियसली, यानी कि वो प्रेजेंट इकट्ठे हो रहे हैं और इसके अंदर मेरे पास चॉइस है। कॉन्करेंट से याद रखना चॉइस। ठीक है, सी फॉर कॉन्करेंट, सी फॉर चॉइस। आई हैव अ चॉइस कि मैं दोनों में से कोई सा भी एक स्केड्यूल फॉलो कर सकती। सो द लर्नर चूजेस टू एंगेज इन द बिहेवियर दैट लीड्स टू द हाईएस्ट रीइंफोर्समेंट। इसकी एग्जांपल क्या है? अगर मुझे साइमल्टेनियस चॉइस दी गई है कि मैं या तो 5 मिनट, ठीक है, चॉइस बिटवीन वर्किंग फॉर 5 मिनट्स ईच टाइम ऑन अ मैथ वर्कशीट, 5 मिनट में एक मैथ की वर्कशीट पे लगाऊं जिसपे मुझे 50 रुपए मिलेंगे, 50 रुपीज, या मैं एट एन एवरेज 5 मैथ क्वेश्चंस करूंगी टू अर्न एक्सेस टू अ 5 मिनट्स ऑफ ब्रेक टाइम। ठीक है, तो उसमें क्या चीज होगी? आपको क्या लगता है मैं क्या पिक करूंगी? जो कि मैंने पहले भी एक से ये सवाल किया था ग्राफ वाली स्लाइड के अंदर, कि which schedule do you think I will pick? Will I pick um, a schedule that's offering me, let's say, a VR5 schedule, या एक है जिसमें मैं फिक्स चीज पे चल रही हूँ कि हर 5 मिनट के ऊपर मुझे जो है वो मिल रहा है इंसेंटिव? वी आर, आपने वी पहले कहा आर था करेक्ट, क्योंकि आपने कहा था जल्दी भी रिस्पॉन्स करके कोई ले सकता है वी इन्फॉर्मेशन। आर नहीं है, ये FR है। ये वाला जरा, ये वाला पैराग्राफ पढ़े, दिस वन राइट है। ठीक है, एक मेरे पास चॉइस है कि आई कैन वर्क फॉर 5 मिनट्स ईच टाइम ऑन अ मैथ वर्कशीट टू गेट एक्सेस टू 50 रुपीज। एवरी 5 मिनट्स दैट आई स्पेंड ऑन अ मैथ वर्कशीट, ठीक है, मुझे 50 रुपीज मिल रहे हैं।
ये हो गया मेरा Fi5। दूसरा मेरा पास चॉइस क्या है कि मैं एट एन एवरेज ऑफ 5 मैथ क्वेश्चंस कर सकती हूँ। एट एन एवरेज ऑफ 5 मैथ क्वेश्चंस मीन वी आर 5, ऐसे ही है। और उस पे मुझे क्या मिल रही है, ब्रेक मिल रही है 5 मिनट की। तो मैं क्या चीज पिक करूंगी? क्या लगता है अमीना? अच्छा, पहले वाले में ब्रेक नहीं है, मतलब 5 मिनट्स बाद? दोनों का रीइंफोर्समेंट देखें, दोनों की रीइंफोर्समेंट डिफरेंट है। एक पे 50 रुपए मिल रहे हैं, एक पे 5 मिनट की ब्रेक मिल रही है। गालियां बच्चे ज्यादातर क्या वो हुआ? रुपीस की तरफ, रुपीस की तरफ अगर मैं देखूं तो मैं लेकिन 50 वो की तरफ तो जाऊंगी। उस पे डिपेंड है। हाँ, आप ये भी देखो ना कि वो ये भी कह रहे हैं कि या तो आफ्टर एवरी 5 मिनट्स मैं 5-5 मिनट लगा रही हूँ मैथ वर्कशीट पे, हर पाँच हम्म, पाँच मिनट के बाद मुझे 50-50 50-50 मिल रहे हैं। हाँ ठीक जी है। जी। दूसरी तरफ क्या है, मैं कह रही हूँ कि एट एन एवरेज ऑफ 5, कोई पता नहीं है कि शायद 2 के बाद मिले, चाहे 4 के बाद मिले, चाहे 3 के बाद मिले। एवरेज ऑफ 5 मैथ क्वेश्चंस अगर मैंने कर लिए तो मुझे रीइंफोर्समेंट मिलेगी। और वो रीइंफोर्समेंट क्या है, वो सिर्फ 5 मिनट ऑफ ब्रेक टाइम मिल रही है। मुझे एफ कौन सा, F5 ठीक है, 5। जो फिक्स्ड होगा उस पे थोड़ी ज्यादा मेरे पास एक वो होगी ना, गारंटी होगी कि चलो आफ्टर एवरी 5 मिनट्स मुझे 50 रुपए तो मिलेंगे। ठीक है, तो मेरे क्या हाँ एक आई विल ग्रेविटेट मोर टुवर्ड्स द फिक्स्ड इंटरवल ओवर अ वेरिएबल रेशियो। इसको जी। हम मैचिंग लॉ कहते हैं कि जहां ज्यादा रीइंफोर्समेंट होगी वहां मैं बेसिकली जाऊंगी। तो कॉन्करेंट स्केड्यूल से याद रखना है बस, ये मैचिंग लॉ इज इन प्लेस कि व्हेन आई एम गिवन चॉइस बिटवीन टू थिंग्स, टू सेपरेट बिहेवियर्स हैं, या एक ही बिहेवियर है, ठीक है, और उस पे दो डिफरेंट तरीके की रीइंफोर्समेंट मिल रही है, तो मैं उसको जज करूंगी कि कहाँ पे ज्यादा मिल रही है, कहाँ कम मिल रही है। जहाँ ज्यादा होगी आई विल पिक दैट वन। इसकी एक और एग्जांपल यहाँ पे ये है कि आई हैव द चॉइस बिटवीन कि या तो मैं सुबह जल्दी उठूं और नाश्ते के लिए जाऊं बाहर रेस्टोरेंट में, या मेरे पास चॉइस है कि मैं सोती रहूं लेकिन मैं अपना खाना फिर मुझे खुद बनाना पड़ेगा। ठीक है, सो वी आर मेकिंग दीज चॉइसेस एवरी सिंगल डे। अरे हम टास्क में भी तो बच्चों के साथ ये करते हैं ना कि कौन सा टास्क, ये क्या टास्क में हम इस चीज को लेकर आएंगे? नहीं, ये टास्क के ऊपर बात नहीं हो रही है, आपसे ये नहीं पूछ हाँ रहे कि हाँ, आप मैथ के सवाल करोगे या इंग्लिश के करोगे। ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि मैथ के करने पे जो है वो आपको एक स्टिकर मिलेगा, और इंग्लिश के करने पे आपको ब्रेक मिलेगी। बताओ क्या चाहिए? ठीक है। ठीक है, लेकिन ये ओके। याद रखना कि इसके अंदर चॉइस आप दे रहे हो। ठीक है, आपको चॉइस जरूर मिल रही है। आगे कुछ ऐसे स्केड्यूल्स हैं जिनमें चॉइस नहीं है, इसमें चॉइस है, और दोनों चीजें इकट्ठे प्रेजेंट की जा रही हैं आपको। इसकी दो और एग्जांपल्स देखते हैं। ये चीज यूज होती है जब हम प्रेफरेंस असेसमेंट या रीइंफोर्सर असेसमेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, जब आप फिगर आउट कर रहे होते हो कि क्या चीज बच्चे को मोटिवेट करेगी टू कंप्लीट देयर होमवर्क। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आता है। जो आप लोगों को प्रेफरेंस असेसमेंट का पता है, जिसमें हम देख रहे होते हैं कि अच्छा इसको कार ज्यादा पसंद है या इसको बॉल ज्यादा पसंद है, दैट्स अ प्रेफरेंस असेसमेंट। रीइंफोर्समेंट असेसमेंट जो कि हम आगे पढ़ेंगे, जब हम रीइंफोर्सर्स को असेस कर रहे होते हैं ना, बिकॉज नॉट एवरी प्रेफर्ड आइटम इज अ रीइंफोर्सर। ठीक है, रीइंफोर्सर इफेक्टिवनेस तब पता चलती है कि जब आप एक बच्चे को एक काम करने पे, लेट्स से उसने वर्कशीट की है, उस पे आपने उसको कैंडी दी, हर दफा कैंडी दी, फिर आपने एक और वर्कशीट उस पे कराई, ठीक है, या सेम वर्कशीट करवाई, उस पे आपने हर दफा उसको कार्ड दी, कार्ड दी, कार्ड दी। आपने फिर उसका रेट ऑफ रिस्पॉन्डिंग चेक किया कि इसने कैंडी के लिए ज्यादा बेहतर काम किया है या ये कार के लिए ज्यादा मोटिवेटेड था। दिस इज योर रीइंफोर्सर असेसमेंट। तो दे टेक preference assessment one step further and they actually check the rate of responding for different items। ठीक है, जिसके लिए रेट ऑफ रिस्पॉन्डिंग सबसे ज्यादा होगा वो सबसे हाईएस्ट रीइंफोर्सर होगा। तो कॉन्करेंट स्केड्यूल्स जो है ना, वो रीइंफोर्सर असेसमेंट के अंदर बहुत ज्यादा काम आते हैं, बिकॉज अगेन यू आर ऑफरिंग टू डिफरेंट रिवॉर्ड्स। या तो एक्स्ट्रा प्ले टाइम मिल सकता है, या एक छोटी सी ट्रीट मिल सकती है, कोई भी खाने की चीज। तो बच्चा एक पिक करेगा, दोनों ऑप्शंस को आप इकट्ठे प्रेजेंट कर रहे हो और बच्चे का बिहेवियर आप देख रहे हो टू सी विच रिवॉर्ड द चाइल्ड प्रेफर्स एंड हेंस विच इज मोर इफेक्टिव इन प्रमोटिंग देयर बिहेवियर। ठीक है, एक और इसकी देखते हैं। एक टीचर है जो कि इंकरेज करना चाह रही है बच्चे के अंदर कि आप उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो क्लास में पार्टिसिपेट करें। क्लास डिस्कशंस में बच्चे बहुत खामोश रहते हैं, ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते, टीचर ही बोल रही होती है, तो शी वांट्स टू इंकरेज दैट।
To see which reinforcement is more effective for them, she introduces a concurrent schedule of reinforcement. अब अगेन इसके अंदर दो चॉइसेस क्या रखी हैं उसने, या तो वर्बल प्रेज FR1 पे। FR1 पे वर्बल प्रेज का मतलब ये है कि हर दफा जब बच्चा क्लास में पार्टिसिपेट करेगा, टीचर आगे से कहेगी वेल डन, आई लव हाउ यू वर टेकिंग पार्ट इन द क्लास डिस्कशन, दिस इज वर्बल प्रेज। ठीक है, हर दफा जब भी वो पार्टिसिपेट करेगा। या दूसरा reinforcement schedule क्या है, VR5 का, फॉर अ स्टिकर, विच मीन्स कभी दो दफा बच्चे को पार्टिसिपेट करने पे स्टिकर मिल जाता है, कभी जब वो तीसरी दफा करता है तब पार्टिसिपेट करने पे स्टिकर मिल जाता है, कभी जैसे ही वो पहली दफा पार्टिसिपेट करता है तभी उसको स्टिकर मिल जाता है। दिस इज अ VR5। ठीक है, तो for answering a question, so both reinforcement options are available at the same time, but the teacher is just observing कि over time जो बच्चों का behavior है वो किस reinforcement schedule के लिए ज्यादा increase हुआ है। So the teacher can then determine कि या तो verbal praise ज्यादा best है या stickers की value ज्यादा है when delivered on a variable schedule, या when verbal praise is given after every response। ठीक है, बट आपको क्या लगता है इस एग्जाम्पल को देखते हुए बच्चे मे बी कुछ, अगेन इट डिपेंड्स ऑन द चाइल्ड ना, अगर वो बच्चा टैंजिबल्स के लिए ज्यादा मोटिवेटेड है तो वो स्टिकर के लिए ज्यादा इजीली रिस्पॉन्ड करेगा। अगर कुछ बच्चों को अटेंशन ज्यादा मोटिवेटिंग लगती है तो वो जो वर्बल प्रेस का FR1 स्केड्यूल है वो उस पर ज्यादा रिस्पॉन्ड करेंगे। ऐसे ही है ना। जी जी। तो लेकिन द टीच ज्यादातर गालियां VR पे बच्चे ज्यादा लाइक जो स्टिकर्स होते हैं ना उस पर ज्यादा मोटिवेट होते हैं। इट डिपेंड्स ना, वही बात है हाँ कि अक्सर हमने ये देखा है कि, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे बच्चों का यही सिलसिला हो। ठीक है, क्योंकि tangibles के लिए यस, kids do work well for tangibles, but some of our kids they really thrive on social praise क्योंकि उनको अटेंशन नहीं मिल रही होती अदरवाइज। तो ये भी है, क्योंकि ये भी याद रखना कि स्टिकर मिल तो रहा है लेकिन VR5 पे मिल रहा है, FR5 पे नहीं मिल रहा। ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम जो हमने VR की रिस्पॉन्डिंग पढ़ी वो हमने क्या पढ़ी कि उस पे बच्चों को एक एंटिसिपेशन होती है कि पता नहीं है कि कब अगला मोमेंट आएगा और हमें रीइंफोर्समेंट मिल जाएगी, स्टिकर मिल जाएगा। तो हो सकता है कि कुछ बच्चे उस केस में जरा ज्यादा रिस्पॉन्ड करना शुरू हो जाएं। तो अगेन द टीचर इज असेसिंग ओवर हेयर। तो ये सिर्फ मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि इस सिचुएशन में भी कंकरेंट स्केड्यूल्स यूज हो सकते हैं। हम ये नहीं देख रहे कि आउटकम क्या था उस असेसमेंट का, हम सिर्फ उसकी एप्लीकेशन देख रहे हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो कंकरेंट स्केड्यूल्स क्लियर है। जी क्लियर। जी। ठीक है, अच्छा, कंकरेंट के बाद जो मैं आपको कवर करवाने लगी हूँ दैट इज मल्टीपल स्केड्यूल्स। मल्टीपल स्केड्यूल्स में भी जस्ट लाइक कॉन्करेंट स्केड्यूल्स दो या दो से ज्यादा रीइंफोर्समेंट स्केड्यूल्स हो सकते हैं। हम मेनली अपनी एग्जांपल्स के अंदर दो ही देखेंगे ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। ठीक है, दे ऑल्सो ऑपरेट इंडिपेंडेंटली, लेकिन इसके अंदर साइमल्टेनियस प्रेजेंटेशन नहीं है, यानी कि दोनों जो रीइंफोर्समेंट स्केड्यूल्स हैं वो इकट्ठे प्रेजेंट नहीं हो रहे, एक रैंडम ऑर्डर में हो रहे हैं और सक्सेसिवली हो रहे हैं, विच मीन्स वन आफ्टर द अदर। अब इसमें क्या है, इसमें चॉइस नहीं है सबसे पहली चीज। और एक और चीज जो कि इसको डिफरेंशिएट करती है कॉन्करेंट स्केड्यूल से वो ये है कि इसके अंदर एक SD अवेलेबल है। ठीक है, अब कॉन्करेंट स्केड्यूल्स में भी कहीं SD होगा कहीं नहीं होगा, मल्टीपल स्केड्यूल्स के अंदर देयर इज एन SD दैट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई व्हिच कंडीशन इज इन प्लेस। तो एट अ टाइम दोनों कंडीशंस या दोनों ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। इसकी एग्जांपल देती हूँ, थोड़ा सा क्लैरिफाई होगा। लेट्स से कि मॉर्निंग्स के जो सेशंस हैं बच्चे के लिए, उसमें बच्चे को हर दफा कम्युनिकेट करने पे फंक्शनली कोई चीज अगर वो कम्युनिकेट कर रहा है तो थेरेपिस्ट उसको क्या कर रही है, एक टोकन प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, वही बच्चा जब आफ्टरनून सेशंस में आता है तो उसको उसी कम्युनिकेशन के लिए क्या मिलता है, एक्सेस टू अ प्रेफर्ड एक्टिविटी। और वो एक्टिविटी कोई भी हो सकती है, लेट्स से वीडियो गेम्स है तो उसको वीडियो गेम टाइम मिलता है या अपने आईपैड पे टाइम मिलता है ड्यूरिंग द आफ्टरनून सेशंस। इसके अंदर SD क्या है, ये क्वेश्चन है अब आप लोगों के लिए, व्हाट्स द SD ओवर हियर इन दिस एग्जांपल। सिचुएशन चेंज हो रही है ना, मॉर्निंग सेशन में मे बी द टाइम ऑफ द डे इज डिफरेंट, राइट, बाहर अंधेरा है बाहर रोशनी है, मे बी मॉर्निंग में कंदील उसकी थेरेपिस्ट हो, इवनिंग में यामीना उसकी थेरेपिस्ट हो। तो यामीना का होना एज एन SD, कंदील का होना एज एन SD, तो द चाइल्ड इज एबल टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन बोथ ऑफ द सिचुएशंस या बोथ ऑफ द स्केड्यूल्स। एक तो ये चीज हो सकती है, लेकिन मैंने यहाँ पे एक चीज यहाँ पे मेंशन की हुई है जस्ट टू
कीप इट क्लियर एंड सिंपल। ये जो स्केड्यूल चेंज है उसके अंदर हम बच्चे को ऐसे सिग्नल कर रहे हैं कि कौन से टाइम पे कौन सी चीज अवेलेबल है थ्रू द यूज ऑफ अ कलर्ड कार्ड। अब मैं ये कह रही हूँ कि जब भी लेट्स से उसको टोकन्स मिलेंगे कम्युनिकेट करने के लिए तो उसकी टेबल पे एक येलो कलर का कार्ड होगा। ये हो रहा है मॉर्निंग सेशंस में। आफ्टरनून सेशंस के अंदर मैं एक ग्रीन कलर का कार्ड रख देती हूँ जिसका मतलब ये है कि आपको कम्युनिकेट करने पे क्या मिलेगा, प्रेफर्ड एक्टिविटी का एक्सेस। समझ आ रही है? सो द चेंज इन द स्केड्यूल इज क्लियरली इंडिकेटेड बाय अ सिग्नल। और वो सिग्नल क्या है, यहाँ पे एक कलर्ड कार्ड है, वो हमारा एसडी है जो कि सिग्नल कर रहा है कि यहाँ पे सिचुएशन चेंज हो रही है। इधर ये वाली रीइंफोर्समेंट मिलती है ग्रीन पे और येलो पे दूसरी वाली रीइंफोर्समेंट। समझ आ रहा है? एक और एग्जांपल जी देखते हैं फिर मैं पूछती हूँ। अच्छा, अब ये रियल लाइफ एग्जांपल है। लेट्स से एक कपल है जो कि सेपरेटेड है, अम्मा अब्बा दोनों डिफरेंट घर में रहते हैं। जब एक 12 साल का बच्चा है उनका, जो कि जब अब्बा के घर में जाता है तो ही गेट्स 500 रुपीज फॉर डूइंग डेली चोर्स। ठीक है, डेली चोर्स में क्या आ गया आपके, उसने बर्तन धो दिए, उसने घर की सफाई कर दी, उसने गाड़ी साफ कर दी, डिफरेंट डिफरेंट चीजों में अगर उसने हाथ बटाया तो उसको मिल रहे हैं 500 रुपीज। एट मॉम्स हाउस फॉर डूइंग द सेम थिंग्स, राइट, ही गेट्स 1000 रुपीज। और इसके अंदर एसडी क्या आ रहा है आपका, सेपरेट घर। अब्बा का घर इज डिफरेंट, अम्मा का घर इज डिफरेंट। अब्बा के घर में अब्बा इज द पर्सन हु इज प्रेजेंट, अम्मा के घर में अम्मा इज द पर्सन हु इज प्रेजेंट। सो देयर इज अ क्लियर इंडिकेशन, अ क्लियर चेंज ऑफ कंडीशंस जो कि प्रेजेंट है। उसको ये आइडिया दिलाने के लिए कि अच्छा, व्हेन आई एम एट डैड्स हाउस आई एम गोइंग टू गेट 500, व्हेन आई एम एट मॉम्स हाउस आई एम गोइंग टू गेट 1000। दिस इज अ मल्टीपल स्केड्यूल। इसके अंदर अगेन रैंडम ऑर्डर एंड सक्सेसिव ऑर्डर में ये चीज हो रही होती है। एट अ टाइम उसको दोनों चीजें नहीं मिल रही, उसको कोई ये नहीं कह रहा कि अच्छा या तो आप बाबा के घर जाओ और इतने पैसे आपको मिलेंगे, या मामा के घर जाओ तो आपको इतने पैसे मिलेंगे। नहीं, मे बी ही इज स्पेंडिंग वन वीकेंड एट मॉम्स हाउस, द अदर वीकेंड एट डैड्स हाउस। तो एट अ टाइम ये दोनों चीजें नहीं हो रही, लेकिन रैंडम फैशन के अंदर हो रही है। ठीक है, एक के बाद एक हो रही है। एक और इसकी एग्जांपल ये है कि एक बच्चा है, ठीक है, जिसको स्विंग्स पे जब वो खेल रहा होता है तो उसको हाई फाइव मिलता है अपने पेरेंट्स से जब भी वो टर्न टेकिंग करता है पियर्स के साथ। ठीक है, तो जब भी वो करता है टर्न टेकिंग, विच इज अ कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट स्केड्यूल। जब वो सैंड बॉक्स के अंदर खेल रहा होता है तो उस बच्चे को स्टिकर मिलता है हर 5 मिनट पियर्स के साथ कोऑपरेटिव प्ले करने के लिए। ठीक है, तो इसके अंदर क्या आपके पास वो है, एसडी क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट सिचुएशंस या डिफरेंट कंडीशंस इन प्लेस। जहाँ सैंड बॉक्स होगा वो बच्चा खुद ब खुद उसको समझ आ जाएगा कि सैंड बॉक्स के अंदर मुझे ये मिलता है, और स्विंग्स के ऊपर मुझे क्या मिलता है, हाई फाइव मिलता है। तो द प्ले ग्राउंड इक्विपमेंट हेयर इज द एसडी दैट इज हेल्पिंग हिम डिफरेंशिएट कि ओके वेयर द सैंड बॉक्स इज देयर इट्स इंडिकेटिंग, क्योंकि एसडी का जो लिटरल एक डेफिनेशन है वो क्या है, एसडी इंडिकेट्स एनी स्टिमुलस जो कि इंडिकेट करता है कि रीइंफोर्समेंट इज अवेलेबल। ऐसे ही है। So the sandbox is helping him indicate कि okay, when you are at the sandbox, you will get a sticker. When you are on the swing, you will get a high five. ठीक है? So this ST is helping the child differentiate which reinforcement schedule is in effect based on the environment or situation. ठीक है, ये मेरा पास थोड़ा सा इसके अंदर अगर आप ये पढ़ रहे हो तो थोड़ा शायद आप कंफ्यूज हो, मैंने गलती से यहाँ वेरिएबल लिख दिया है, दिस shouldn't be variable. This should be because I'm saying every 5 minutes of cooperative play. This is fixed. ठीक है, फिक्स्ड इंटरवल स्केड्यूल। अगेन यहाँ पे मेरे पास चॉइस नहीं है। ठीक है, अच्छा एक और एग्जांपल, बिकॉज आई नो यू गाइस विल गेट कंफ्यूज, सो आई एम गिविंग यू मल्टीपल एग्जांपल्स। अहमद इज डूइंग मैथ प्रॉब्लम्स। ठीक है, टीचर के साथ मैथ प्रॉब्लम्स करता है जहाँ पे क्लासरूम सेटिंग होती है, वहां पे उसको वेरिएंग फीडबैक मिलता है। कभी 5 मिनट के बाद टीचर देख रही है उसकी तरफ, उसका क्वेश्चन आंसर कर रही है, कभी 15 मिनट तक टीचर बिजी रहती है, कोई उसका क्वेश्चन आंसर नहीं करती। जब वही मैथ प्रॉब्लम्स वो अपने ट्यूटर के साथ घर पे करता है तो उसको हर इंडिविजुअल प्रॉब्लम के लिए टाइमली फीडबैक मिलता है। ऐसे ही है।
So there is one single behavior that's happening, ठीक है, one class of behavior जो कि उसकी मैथ प्रॉब्लम्स हैं, और एसडी क्या है इसके अंदर, चेंज ऑफ एनवायरनमेंट आपका, एक ट्यूटर जो है वो घर पे आ रहा है या मे बी बच्चा वो अकेडमी जाता हो, और जो टीचर है वो भी इसके अंदर, तो दो लोग भी चेंज हो रहे हैं, सेटिंग्स भी चेंज हो रही हैं, दैट्स योर एसडी। ठीक है, कि टीचर की प्रेजेंस में उसको एक तरह की रीइंफोर्समेंट मिल रही है, ट्यूटर की प्रेजेंस में उसको दूसरी तरह की रीइंफोर्समेंट मिल रही है, दोनों चीजें इकट्ठी नहीं हो रही। ठीक है, मे बी सुबह के टाइम स्कूल जाता हो, शाम को ट्यूशन पढ़ता हो, कभी कभी वीकेंड्स पे जो है वो सुबह के टाइम ट्यूशन पढ़ लेता हो, तो इट्स हैपनिंग एट अ रैंडम ऑर्डर एंड इट्स हैपनिंग वन आफ्टर द अदर, इट्स नॉट हैपनिंग बोथ एट द सेम टाइम एंड देयर इज नो चॉइस, बट देयर इज एन एसडी। कुछ समझ आ रहा है? जी हाँ। आ रहा है? जी गालिया। अच्छा, चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मल्टीपल स्केड्यूल्स में आपने एक चीज याद रखनी है, क्योंकि दो तरह के डिस्टिंक्ट स्केड्यूल्स हो रहे होते हैं इसके अंदर भी, बिहेवियर कॉन्ट्रास्ट होता है मल्टीपल स्केड्यूल्स के अंदर। बिहेवियर कॉन्ट्रास्ट हमने अभी कहाँ पढ़ा था, पनिशमेंट के अंदर। क्या याद आता है बिहेवियर कॉन्ट्रास्ट से? बिहेवियर कंट्रास्ट में होता है कि एक बिहेवियर एक सेटिंग में आ रहा है तो दूसरी सेटिंग में नहीं आ रहा होता है। करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर रीइंफोर्समेंट एक स्केड्यूल में रिड्यूस हो रही है, ठीक है, और दूसरे स्केड्यूल के अंदर उसको रीइंफोर्समेंट ज्यादा मिल रही है, तो उसमें क्या होगा, चेंज आएगा बिहेवियर के अंदर भी। ठीक है, सो इफ देयर इज लेस प्रेज ड्यूरिंग मैथ टाइम, जैसे कि मैंने टीचर और वो ट्यूटर वाली आपको एग्जांपल दी, ठीक है, ही विल रिस्पॉन्ड डिफरेंटली विद द ट्यूटर एज कंपेयर टू विद द टीचर, बिकॉज ट्यूटर में उसको रीइंफोर्समेंट ज्यादा मिल रही है। ठीक है, ट्यूटर में ज्यादा मिल रही है, टीचर में बहुत ज्यादा वेरिएंग रीइंफोर्समेंट है, और कभी मिलती है कभी नहीं मिलती, बट ट्यूटर के अंदर ही इज बीइंग कॉन्स्टेंटली फिक्स्ड, उसके ऊपर उसको रीइंफोर्समेंट मिल रही है। तो क्या होता है इसके अंदर, आपके जो बिहेवियर के रेट्स हैं वो डिफरेंट होना शुरू हो जाते हैं। ये चीज मैचिंग लॉ वाली सिचुएशन में नहीं होती, इसलिए कॉन्करेंट स्केड्यूल्स में हमें ये क्यों देखने को नहीं मिलता, क्योंकि उसमें आप चॉइस है आपके पास कि या तो आप एक स्केड्यूल पकड़ लो या दूसरा पकड़ लो, तो जहां पे नेचुरली हमें ज्यादा रीइंफोर्समेंट नजर आ रही होती है हम वो वाला स्केड्यूल पकड़ते हैं। इसके अंदर चॉइस नहीं है, तो दोनों चीजों के अंदर आपका बिहेवियर होना लाजमी है, तो आप अपना बिहेवियर एडजस्ट करना शुरू कर देते हो, एक तरफ आपकी ज्यादा बिहेवियर आप सही से प्रोड्यूस करते हो, दूसरी तरफ आप नहीं करते। ठीक है, तो सिंस बोथ स्केड्यूल्स आर प्रेजेंटेड साइमल्टेनियसली, नहीं सॉरी, इन concurrent schedules two or more reinforcement schedules are available at the same time, जिसकी वजह से आपको चॉइस मिलती है। बिहेवियर कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे इसलिए नहीं होता क्योंकि द इंडिविजुअल कैन शिफ्ट देयर बिहेवियर टुवर्ड्स द ऑप्शन दैट प्रोवाइड्स द मोस्ट रीइंफोर्समेंट। ठीक है, जहाँ ज्यादा रीइंफोर्समेंट होगी वहां उसका बिहेवियर जाएगा, दूसरे में उसको एंगेज करने की जरूरत ही नहीं है। मल्टीपल स्केड्यूल्स में उसको दोनों सिचुएशंस में एंगेज करना है। ठीक है, ये चीज समझ आई है कि यहाँ पे बिहेवियर कॉन्ट्रास्ट क्यों है और कॉन्करेंट में क्यों नहीं है, बिकॉज यू हैव अ चॉइस। आया, या ये वाला दोबारा एक्सप्लेन करूँ? जी जी आ गया। आ गया? अच्छा, मिक्स्ड पढ़ते हैं एंड उसके बाद देन विल टेक अ लिटिल ब्रेक। ठीक है, मिक्स में क्या हो रहा है, इसमें भी दो या दो से ज्यादा स्केल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट है, ये चीज अभी तक तीनों में इकट्ठी आ रही है। इसमें भी दे आर ऑपरेटिंग इंडिपेंडेंटली। अभी जब हम आगे बाकी पढ़ेंगे ना, देन यू विल रियलाइज कि इंडिपेंडेंटली का क्या मतलब है यहाँ पे। बट इसमें भी जस्ट लाइक योर मल्टीपल स्केड्यूल, मिक्स्ड के अंदर भी रैंडम ऑर्डर में सक्सेसिवली स्केड्यूल चल रहा होता है। आपके पास दो ऑप्शंस इकट्ठे नहीं आ रहे, ना आपके पास चॉइस है। इसके अंदर अगेन सेम एज मल्टीपल schedules, बट देर इज नो एसडी। नाउ इट विल मेक मोर सेंस टू यू, जो पिछला वाला मल्टीपल पढ़ रहे थे ना, मिक्स में जो है ना वो एसडी नहीं होता, तो बच्चे को ये नहीं पता कि कौन सा स्केड्यूल इज इन प्लेस। फॉर एग्जाम्पल, वही अहमद वाला फिर से चीज आ गई। अहमद मैथ प्रॉब्लम्स कर रहा है टीचर्स के साथ स्कूल में, where he receives varying feedback. Some days he receives feedback for his completed work after every 15 minutes. ठीक है, जब टीचर का मूड अच्छा होता है ना, उसको हर 15 मिनट बाद फीडबैक दे देती हैं वो उसके क्वेश्चन के ऊपर। जब उनका मूड अच्छा नहीं होता तो कभी वो 5 मिनट के बाद उसको रिस्पॉन्ड करती हैं, कभी वो 3 मिनट के बाद करती हैं, कभी पूरा पूरा घंटा गुजर जाता है उसको रिस्पॉन्ड नहीं करती। तो अहमद को नहीं पता कि कौन सा आज स्केड्यूल चलेगा, आज टीचर का मूड अच्छा होगा या नहीं होगा। देखिए, तो इसमें दो सेपरेट कंडीशंस नहीं आ रही, एक ही कंडीशन के अंदर दो सेपरेट स्केड्यूल्स चल रहे हैं। ठीक है, सो बाय मिक्सिंग दीज schedules in an unpredictable manner,
अहमद क्या करेगा, ही विल लर्न टू कंसिस्टेंटली एंगेज इन द डिजायर्ड बिहेवियर। वो अपना काम करता रहेगा क्योंकि उसको ये होगा कि अच्छा कभी ना कभी तो टीचर का मे बी मूड अच्छा हो एंड देन शी विल गिव मी फीडबैक, राइट? सो ही विल कीप ऑन डूइंग वेल इन क्लास बिकॉज ही इज मोटिवेटेड बाय द वेरिड एंड इंटरमिटेंट reinforcement. SD प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे. There are no two separate conditions that are happening and Ahmed does not have a chance to engage in behavior contrast. ठीक है. मिक्स की एक और एग्जांपल, बल्कि दो एग्जांपल्स हैं आपके लिए. एक थोड़ी डेली लाइफ से रिलेटेड है. एक स्पोर्ट्स कोच है, ठीक है, जो कि ऑल्टरनेट करता है दो स्केड्यूल्स के बीच और वो अपने प्लेयर्स को बता नहीं रहा कि कौन सा स्केड्यूल चल रहा है. कैसे करता है? कभी कभी उसके जो एथलीट्स हैं उनको रिवॉर्ड मिलता है एक प्रॉपर, ठीक है, पैसों की फॉर्म में या मे बी इन अ फॉर्म ऑफ अ ट्रीट और व्हाटसोएवर, लेकिन देयर इज अ रिवॉर्ड आफ्टर एवरी 5 लैप्स. लैप्स क्या होते हैं? एक राउंड रन करने के बाद एक लैप होता है, ठीक है. तो हर 5 लैप्स के बाद उनको रिवॉर्ड मिलता है. कभी कभी अगर जब उसका मूड होता है तो वो हर 15 मिनट के बाद उनको हाई फाइव दे देता है, बस रिवॉर्ड नहीं देता. ठीक है. तो कभी लेट्स से विद इन द सेम डे भी ये चीज हो सकती है कि अगर आपकी ट्रेनिंग का सेशन चल रहा है सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक, ठीक है, इस स्पोर्ट्स कोच के साथ, तो कभी तो ये हो रहा है कि जब 5 लैप्स आपने रन किए उसने आपको एक टोकन दे दिया और अगले ही मिनट उसने क्या किया, जैसे ही आपने 15 मिनट के लिए भी अगर आप भागे तो उसने आपको हाई फाइव कर दिया, बस उसी के ऊपर उसने गुजारा चलाया. ठीक है. तो दिस इज अ मिक्स स्केड्यूल इन प्लेस. बट अगेन बिकॉज देर इज नो SD, यू विल नॉट नो कि कौन सा स्केड्यूल इज इन प्लेस. ठीक है. बिकॉज एक ही सोर्स से आपको दो सेपरेट स्केड्यूल ऑफ reinforcement मिल रहे हैं. अच्छा, अगर मैं पीछे जाऊं 1 मिनट को इसको थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए, ये वाली जो एग्जांपल थी मल्टीपल स्केड्यूल्स वाली, ठीक है, ड्यूरिंग द सेशन, ठीक है, लेट्स से अगर यही बच्चा आपके पास आ रहा है सुबह 9 बजे से लेके 12 बजे तक, ठीक है, या सुबह 9 बजे से लेके 1 बजे तक, कभी उसको जो है वो टोकन मिल रहा है कम्युनिकेट करने पे, कभी उसको क्या मिल रहा है, एक्सेस टू अ प्रेफर्ड एक्टिविटी, लेकिन वो कार्ड प्रेजेंट नहीं है टेबल के ऊपर टू इंडिकेट के कौन सी चीज पे कौन सी रिइंफोर्समेंट मिल रहा है. तो फिर ये आपका बन जाएगा मिक्स्ड. ठीक है, क्योंकि मिक्स के अंदर हम SD नहीं दे रहे, बाकी सारी चीजें सिमिलर है. और हम क्या कर रहे हैं, हम थेरेपिस्ट भी चेंज नहीं कर रहे. हम ये नहीं कह रहे कि यामीना के साथ उसको ये टोकन मिलता है और कंदील के साथ उसको कुछ और मिलता है. सेम थेरेपिस्ट है और वो कार्ड भी नहीं है टेबल के ऊपर. तो अगेन देयर इज नथिंग टू इंडिकेट कि अभी कौन सा स्केड्यूल इज इन प्लेस. स्टिकर मिलेगा या एक्सेस टू प्रेफर्ड एक्टिविटी मिलेगा. ठीक है. अच्छा, एक और एग्जांपल इसका ये है कि a therapist uses a mixed schedule to reinforce a child for initiating social interactions. ठीक है, peers के साथ जब हम करवा रहे होते हैं, saying hello to a peer, ठीक है, asking them, demanding for items from peers. बच्चे को टोकन मिल रहा है और initiating social interactions every 20 minutes. ठीक है, every 20 minutes, 20 मिनट्स का मैं टाइमर लगा रही हूँ और मैं देख रही हूँ कि 20 मिनट्स के बाद वो बच्चा जो भी नेक्स्ट इंटरेक्शन करेगा peer के साथ, मैं उसको टोकन दे दूंगी. Also, the child receives praise for initiating social interactions on an average of every 3 interactions. ये क्या है आपका वेरिएबल रेशो. ठीक है, तो एक तरफ क्या हो रहा है, आपका इंटरवल चल रहा है, एक तरफ आपका रेशो चल रहा है. तो कभी कभी मैं उसको हर 20 मिनट्स के बाद री देती हूँ और कभी कभी मैं उसको प्रेज कर देती हूँ बीच में. तो एक तरफ मुझे टोकन मिल रहा है, एक तरफ प्रेज मिल रहा है. अगेन टू सेपरेट schedules, but the child doesn't know because there is no SD. So the therapist alternates between these schedules unpredictably, reinforcing the child's social interactions without a clear signal for which schedule is currently in effect. So the child does not know what is happening or which schedule is in place. Will I get a token for every 20 minutes or will I just receive praise for every 2 interactions, sometimes 4 interactions, right? So this is a mixed schedule. तो अभी तक जो हमने पढ़े हैं ना 3 schedules, उसके अंदर ये टेबल उसको समराइज कर रहा है. SD जो है वो कॉन्करेंट के अंदर कभी प्रेजेंट हो सकता है, कभी नहीं हो सकता. देयर इज नो फिक्स्ड थिंग फॉर दिस. ठीक है. सो यू आइदर इट कैन बी प्रेजेंट और नॉट. फॉर मल्टीपल schedules SD is always present. For mixed schedules it is never present. पैटर्न ऑफ schedule of presentation क्या है कि पैटर्न ऑफ schedule presentation क्या है, कॉन्करेंट में दोनों schedules इकट्ठे प्रेजेंट होते हैं, बच्चा चॉइस
का एलिमेंट एक होता है, मल्टीपल के अंदर इज वन आफ्टर द अदर एट अ रैंडम ऑर्डर, ठीक है। और रीइंफोर्समेंट कंटिजेंसी क्या है, इंडिपेंडेंट है, यानी कि हर स्केड्यूल पे, जैसे दो स्केड्यूल्स हैं, वेरिएबल रेशियो की अपनी रीइंफोर्समेंट है और जो इंटरवल स्केड्यूल है उसकी अपनी रीइंफोर्समेंट है, ठीक है। जैसे हमने अभी पीछे पढ़ा था कि एक पे टोकन मिल रहा है, दूसरे पे प्रेज मिल रहा है, दे नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर इन एनी वे। अब बताएं क्वेश्चंस अबाउट दीज थ्री, कौन सा वाला नहीं समझ आया? मेरे पास क्वेश्चंस भी आ गए हैं आगे, क्वेश्चंस करके फिर ब्रेक ले लें, ठीक है। उसमें आइडिया हो जाएगा कि कौन सा क्लियर है कौन सा नहीं है, ठीक है। जी जी कर चलें बताएं, विच स्केड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट रिलेट्स मोस्ट टू द मैचिंग लॉ? बी बी, बी शाबाश, गुड। अच्छा, अब ये बताएं, ड्यूरिंग अ 2 hour मैथ ब्लॉक, जो टीचर है शी पुट्स अ स्टिकी नोट, रेड कलर का एक स्टिकी नोट लगा देती है एक बच्चे की डेस्क के ऊपर जब भी एक फिक्स रेशो 20 का स्केड्यूल चल रहा होता है, और एक ब्लू स्टिकी नोट लगा देती है उस बच्चे की टेबल पे जब भी एक FI 30 का स्केड्यूल चल रहा होता है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मल्टीपल मल्टीपल स्केड्यूल। क्या बात है बच्चों, वेरी नाइस। चलें, again during a 2 hour math block a teacher provides praise to the student either on an FR 20 और FI 30, और वो ऑल्टरनेट कर रही है उन दोनों के बीच, ये मिक्स हो जाएंगे। मिक्स हो जाएगा, गुड, शाबाश। अच्छा, मुझे ये बताएं, मल्टीपल चॉइस नहीं है ये तो इसलिए इट विल अलाउ यू टू थिंक अ लिटिल, बट ये टेबल आप यूज कर सकते हो बिकॉज वी आर स्टिल लर्निंग। लेट्स से कि एक बच्चा है जो मैंने एग्जांपल दिया आपको सेपरेटेड पेरेंट्स की, ठीक है। सो द चाइल्ड ही स्पेंड्स 1 weekend एट द फादर्स हाउस, 1 weekend एट द मदर्स हाउस। अब एक हफ्ते उसको क्या होता है, उसके पास चॉइस होती है, उसके पेरेंट्स उससे पूछते हैं तुम देख लो, तुमने मामा की तरफ जो है वो टाइम गुजारना है या तुमने मेरी तरफ गुजारना है, ठीक है। तो बाबा के घर उसको काम शाम करने पे 500 रुपीज मिलते हैं, मामा की तरफ उसको 1000 मिलते हैं। तो विच स्केड्यूल ऑफ reinforcement, which compound schedule of reinforcement would this be? So he has choice के कॉन्ट्रैक्ट सक्सेसिवली नहीं हो कंटिजेंट। रहे, मतलब दोनों स्केड्यूल्स आगे पीछे नहीं हो रहे, उसके पास चॉइस है, ठीक है, कि इस हफ्ते तुमने किसके घर जाना है। कॉन्ट्रैक्ट है ना? कॉन्करेंट हुआ, ठीक है। जी जी। और कॉन्करेंट क्यों हुआ? क्योंकि उसमें चॉइस, उसके चॉइस दी है ना, कॉन्ट्रैक्ट में हम्म, चॉइस होती है। ठीक है। और लेट्स से उसको जब ये चॉइस मिली है तो आपको क्या लगता है कि विच वुड ही प्रेफर? जहाँ पे उसका रेनफोर्सर का वो हाई होगा, कहाँ लाइक पे हाई है? मदर की तरफ वो है कि ठीक है, 1000 रुपीज उसको मिल रहे हैं, तो वो वहीं पे है कि क्योंकि उसने देखा है कि रेनफोर्सर जहाँ पे है कि वो, तो वहाँ पे ना जो जहाँ हाईएस्ट जहाँ पे स्ट्रॉन्गर रीइंफोर्सर है, स्ट्रॉन्गर ठीक है। रेनफोर्सर है, तो वो और वहाँ इस पे फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? यामिना बताएंगी? जहाँ हम कह रहे हैं कि बिहेवियर गोज वेयर reinforcement मैचिंग लॉ। goes, मैचिंग लॉ। मैचिंग लॉ, परफेक्ट, ठीक है। अच्छा, इसी सिचुएशन के अंदर अगर मैं ये कहती हूँ कि उसके पास चॉइस नहीं है, लेकिन उसकी मदर ही है सिर्फ घर में, ठीक है, सेपरेशन हो गई पेरेंट्स की, he doesn't visit the father but he lives with his mom, and mom on some days when she's in a good mood she gives him 1000 rupees for every hour that he spends on chores. सम डेज दूसरे दिनों में क्या होता है उसके पास, एवरी डे उसको लेट्स से सिर्फ 500 रुपीज, सो टू सेपरेट schedules but he's only living with mom. नेक्स्ट, Why is it mixed? क्योंकि उसको एक्चुअली पे
चॉइस नहीं है, मतलब उसके पास वो नहीं है कि साइमल्टेनियसली प्रेजेंट नहीं है ना, कि कभी हम्म। उसका उनका मूड होगा कभी नहीं होगा, तो तब वो रहे। हम्म। और और एसडी नहीं, एसडी इस मतलब केस वो में चीज। नहीं है प्रेजेंट। अगर बाबा के घर पे होता तो बाबा का घर और बाबा का होना इज लाइक अ सेपरेट एसडी, ऐसा ही है ना। तो देर आर नो सेपरेट कंडीशंस जिसके अंदर कोई एसडी प्रेजेंट हो। ठीक हो गया। और लेट्स से कि तीसरी आपके पास एग्जांपल ये है कि अब आपको पता चल ही जाएगा कि मल्टीपल है, बट तीसरी एग्जांपल ये है आपके पास कि दोनों के घर सेपरेट है और उसको पता है कि उसने एक वीकेंड पे मामा की तरफ होना है, दूसरे वीकेंड पे बाबा की तरफ होना है। एक वीकेंड पे जब बाबा की तरफ होता है तो उसको 500 मिलेंगे, दूसरे वीकेंड पे उसको 1000 मिलेंगे। ठीक है। तो एस डी इज प्रेजेंट, सक्सेसिव इम्प्लीमेंटेशन है। ठीक है। तो ये तीनों क्लियर हो गए हमें, सही है। अच्छा, अब हम आते हैं चेन्ड पे। चेन्ड स्केड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट क्या है? इसके अंदर भी 2 और मोर स्केड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट है, बट दे डू नॉट ऑपरेट इंडिपेंडेंटली। अब ये थोड़ा सा डिफरेंस है। कॉन्करेंट, मिक्स एंड मल्टीपल में अगर दो स्केड्यूल्स चल रहे थे साइमल्टेनियसली या सक्सेसिवली, तो दोनों ऑपरेट कर रहे थे इंडिपेंडेंटली। एक पे एक चीज की रीइंफोर्समेंट थी, दूसरे पे दूसरी तरह की रीइंफोर्समेंट। चेन के अंदर they are not operating independently and are always occurring successively, one after the other, which is why it's called a chain, because chain में क्या हो रहा होता है, things are connected and an SD is present for each reinforcement schedule that's there, in a way कि completion of one step acts as the SD for the next step. इससे आप लोगों को क्या याद आता है? किससे? इस पूरे जो अभी तक जो चेन का अभी हमने पढ़ा है, उसमें क्या याद आती है चीज? Does it remind you of something? कि मैं कह रही हूँ एसडी भी प्रेजेंट है इन अ वे दैट वन स्टेप इज एक्टिंग एज द एसडी फॉर द नेक्स्ट स्टेप, और एंड ऑफ द एंटायर चेन में जाके आपको रिइंफोर्समेंट मिल रही है। ये तो वो चेनिंग के स्टेप्स हो गए ना, बिल्कुल। कि इट्स जिसमें वेरी हम सिमिलर। वो है कि ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस के पहले यस, इसको हर फर्स्ट तो। करेक्ट करेक्ट। तो चेन स्केड्यूल से आपने चेनिंग याद रखना है, सिंपल एज दैट। ठीक है, अगर आप उसमें अगर आप फ्लुएंट हो तो आपको ये ऑटोमेटिकली याद रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, जब हम हाथ धोना सिखा रहे होते हैं, ठीक है, या हम खुद हाथ धो रहे होते हैं, पहले हम जो नलका है वो खोलते हैं, हम पानी से हाथ गीले करते हैं, हम सोप लगाते हैं, हाथ स्क्रब करते हैं, रिंस करते हैं, एंड देन वी स्विच ऑफ द नलका, राइट, एंड देन वी ड्राई द हैंड्स। रीइंफोर्समेंट कैन कम नेचुरली उसके अंदर कि आपके हाथ साफ हो गए, दैट्स योर रीइंफोर्समेंट। अगर आपको पढ़ाया जा रहा है तो इंस्ट्रक्टर विल डिलीवर द रीइंफोर्समेंट, शी विल से ओ वेल डन, यू क्लीन योर हैंड्स, राइट। इसके अंदर एसडी क्या होता है, हम हमेशा चेनिंग में भी हम यही पढ़ते हैं कि जो अगला स्टेप है, ठीक है, सो कंप्लीशन ऑफ वन स्टेप इज द एसडी फॉर द नेक्स्ट स्टेप। कि जैसे ही हाथ पे साबुन लग गया, दैट्स योर एसडी कि अच्छा अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, मुझे इसको धोना है। ठीक है, तो वन स्टेप इज कनेक्टेड टू द अदर स्टेप एंड द एसडी इज ऑलवेज प्रेजेंट। इसको चेंज स्केड्यूल की उसमें आप थोड़ा सा डिफरेंटली अगर देखें तो एज अ बिहेवियर एनालिस्ट इसकी एक एग्जांपल है कि आप इवेलुएट कर रहे हो और असेस कर रहे हो अपने क्लाइंट्स को, एंड दिस रिक्वायर्स मल्टीपल स्टेप्स परफॉर्म्ड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। अब जैसे सेंटर में क्या होता है, पेरेंट इंटरव्यूइंग करते हैं, वो पहला स्टेप होता है। ठीक है, उसके बाद हम बच्चों को असेस कर रहे होते हैं, डायरेक्टली हम उनको ऑब्जर्व करते हैं, जो असेसमेंट का हमारा एक पूरा प्रोसेस है। फिर हम डेटा कलेक्शन की तरफ जाते हैं, उसके बाद उसी डेटा को हम एनालाइज करते हैं और उसकी बेसिस पे हम रिपोर्ट लिखते हैं, ऐसे ही है। तो लेट्स से एज अ बिहेवियर एनालिस्ट आप ये सारे स्टेप्स वन बाय वन कर रहे हो। ईच पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस कंट्रोल व्हाट हैपेंस नेक्स्ट इन द चेन, एंड आफ्टर द रिपोर्ट इज सबमिटेड यू गेट पेड फॉर योर टाइम। ठीक है, सो वन थिंग इज लीडिंग टू द अदर एंड यू गेट पेड फॉर योर टाइम एट द एंड ऑफ इट। सिमिलरली चेन स्केड्यूल यूज होता है, फॉर इंस्टेंस हमने अक्सर स्पीच थेरेपिस्ट को यूज करते हुए देखा है। कैसे? एक स्पीच थेरेपिस्ट है जो कि वोकल इमिटेशन पे काम कर रही है, वो एक वर्ड को टारगेट कर रही है जिसके अंदर 4 सीक्वेंशियल ट्रायल्स ले रही है, क्योंकि लेट्स से इट्स बनाना। ठीक है, 4 सीक्वेंशियल नहीं, 3 सीक्वेंशियल ट्रायल्स, ये मैंने गलती से लिखा है यहाँ पे, इट इज 3 सीक्वेंशियल ट्रायल्स। बनाना 3 सिलेबल्स हैं इसके अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रायल पे वो बच्चे से कहती है ओके से बा, बच्चा आगे से कहता है बा, कहती है वेल डन, नाउ से ना, बच्चा कहता है ना, आगे से कहती है नाउ से ना, बच्चा कहता है ना।
एंड देन शी सेज नाउ से बनाना। ठीक है, अच्छा ये वैसे अब मैं देखूं तो दे आर 4 ट्रायल्स इन ऑल टुगेदर, 4 ही बनते हैं क्योंकि एंड में वो पूरा वर्ड उसको कहने को कह रही है। ठीक है, तो पहले उसने 3 जो सिलेबस थे बनाना के अंदर उसको उसने ब्रेक डाउन करके बारी बारी इमिटेट कराया। आखिरी का जो ट्रायल था उसमें उसने तीनों को ज्वाइन करके इमिटेट करने को कहा, एक। ठीक है, एंड शी प्रोवाइड्स reinforcement in the form of a cookie for correct imitation at the end of this whole chain। ठीक है, पहला एक ट्रायल लिया से बा, दूसरा ट्रायल लिया से ना, तीसरा ट्रायल लिया से ना, फोर्थ ट्रायल लिया से बनाना। जैसे ही बच्चे ने कहा बनाना, शी गिव्स हर ए कुकी। सो दिस इज ऑल्सो अ चेन स्केड्यूल कि जब सारे कंपोनेंट्स पूरे होंगे तो एट द एंड यू विल गेट अ reinforcement फॉर दैट। इसको अगर मैं वो जो टेबल हमारा है उसके अंदर पुट इन करूं अगेन, इसको अगर हम पीछे जाके देखते हैं, बहुत आगे चला गया ये। ठीक है, तो इसमें ऑपरेटिंग इंडिपेंडेंटली नहीं हो रहा बिकॉज वन थिंग इज डिपेंडेंट ऑन द अदर। और आपको सिर्फ जो चेन के अंदर जो आखिरी कंपोनेंट है, जो फाइनल कंपोनेंट है, जो लास्ट कंपोनेंट है, वो करने के बाद ही reinforcement मिलेगा। ठीक है, दिस इज अ चेन्ड स्केड्यूल ऑफ reinforcement। अच्छा चलें अब बताएं। योर क्लाइंट हैज द चॉइस टू आइदर कंप्लीट 20 मैथ प्रॉब्लम्स और रीड फॉर 30 minutes बिफोर गेटिंग एक्सेस टू देयर बैकअप reinforcer ऑफ प्लेइंग आउटसाइड। बाहर खेलने के लिए या तो 20 मैथ प्रॉब्लम्स करो या 30 मिनट्स की रीडिंग करो। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कॉन्क्रीट। कॉन्करेंट। जी जी, चॉइस है ना उसमें। शाबाश, और जहाँ ऊपर ज्यादा वो शाबाश, वेरी गुड। Online shopping is an example of this schedule. I put 5 items I need in my online cart. I enter my shipping information, अपना एड्रेस डाल दिया और मैंने ऑर्डर अपना सबमिट कर दिया। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ऑर्डर का रिसीव होना या ऑर्डर का सबमिट होना इज द reinforcement here। ठीक है, ट्रेनिंग yes, it's a होल chained schedule, yeah, because I'm doing things in an orderly fashion, एक के एट बाद द एक के एंड। बाद एक। ठीक है, I put items 5 items पहले डाले, फिर शिपिंग इन्फॉर्मेशन डाली, आइटम्स 5 आइटम्स डाल के अपनी कार्ट में मैं बैठी रहूँ, कुछ भी नहीं होगा। बट जैसे ही मेरी मेरी कार्ट कंप्लीट होगी, दैट्स माय एसडी फॉर द नेक्स्ट स्टेप व्हिच इज शिपिंग इन्फॉर्मेशन। शिपिंग इन्फॉर्मेशन डाल के भी अगर मैं ऐसे ही बैठी रहूँ और सबमिट ना करूँ अपना ऑर्डर तो भी कुछ नहीं होगा। सो वन थिंग इज डिपेंडेंट ऑन द अदर, इट्स अ चेन ऑफ इवेंट्स व्हिच इज व्हाई इट्स अ चेन स्केड्यूल। शाबाश। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है चेन के बारे में? कोई क्वेश्चंस? आई थिंक ये वाला सबसे आसान होगा ये आपको याद रखना। जी जी। ठीक है, अच्छा अब आता है हमारे पास टैंडेम स्केड्यूल। टैंडेम स्केड्यूल में भी 2 or more schedules of reinforcement, again they are not operating independently, so it's similar to chained in a manner कि इसमें भी there are there's one thing after the other that's happening, and it's also occurring successively, again one after the other in a specified order for one or more separate behaviors. So now think of it as completing a chain of tasks, but इसके अंदर SD नहीं है। इसमें और chain में फर्क सिंपल ये है कि इसमें SD नहीं है, so there is no clue to tell you which part of the chain you are on। अब टैंडम मेरे लिए एज अ स्टूडेंट समझना सबसे ज्यादा मुश्किल था और उसको समझाना और ज्यादा मुश्किल है, बट आई डिड अ लॉट ऑफ स्टडी ओवर द वीक एंड आई फिगर्ड आउट कि नोबडी गेट्स इट राइट। और इसकी अगर मैं प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखूं तो अक्सर लोग ये कहते हैं कि भाई प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन इसकी समझ ही नहीं आती क्योंकि ये होगा कैसे। इसकी मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं तो एग्जांपल ये बॉक्स में लिखी हुई है। अ मॉम टेल्स अ चाइल्ड टू रीड अ बुक। ठीक है, शी प्लान्स टू गिव हिम अ ब्रेक व्हेन ही रीड्स 20 पेजेस। She also plans to give him a second break after he finishes the page that he was reading after 30 minutes pass. She does not tell him when he's getting a break. ठीक है, so there is no SD, right? But mother के जहन में क्या है, दो separate schedules of reinforcement चल रहे हैं लेकिन SD नहीं है। And जो दो separate schedules of reinforcement है, they are happening one after the other। ठीक है, so it's successive। But वो ब्रेक सिर्फ तब मिलेगी या तो वो 20 पेजेस पढ़ ले या वो
30 मिनट्स तक पढ़ता रहे। तो इट्स क्वाइट कंफ्यूजिंग इन अ मैनर दैट आई वांट यू टू थिंक ऑफ अ मेज। ठीक है, मेज रनर किस किसने देखी हुई है मूवी? देखी हुई है? मेज रनर में क्या होता है, जब वो पहला उनका गेट ओपन होता है एंड दे एंटर द मेज, लेट्स से वो यहाँ से एंटर हो रहे हैं, यहाँ पे ढेर सारे लोग फंसे हुए होते हैं। ठीक है, एंड लेट्स से यहाँ पे गेट खुला है जहां से आप मेज में एंटर होके बाहर निकल सकते हो, escape. So escaping here is the reinforcement, right? But they have to take a very long chain of different steps to get to that reinforcement. एंड दे डोंट नो कि कहाँ से टर्न लेना है, कौन सी जगह पे डेड एंड आ जाएगा, कौन सी जगह पे जो है वो आगे जाके रास्ता खुला हुआ है, कहाँ नहीं खुला हुआ। इट्स वेरी कंफ्यूजिंग। देर इज नो एसडी, देर इज नो सिग्नल, देर इज नो जीपीएस। ठीक है, और हर स्टेप दूसरे स्टेप के बाद ही हो रहा है। दे आर ऑल कनेक्टेड। ठीक है, एंड दिस इज योर रीइंफोर्समेंट है। तो जब भी आपने टैंडम के बारे में सोचना है, आपने ये मेज जहन में रखना है। अब अगेन इट्स क्वाइट फ्रस्ट्रेटिंग फॉर द पर्सन इनसाइड द मेज बिकॉज उनको नहीं पता व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड टू डू, एंड समथिंग विल लीड टू रीइंफोर्समेंट। ठीक है, देन समथिंग एल्स वुड लीड टू रीइंफोर्समेंट आफ्टर दैट, बट दे डोंट नो व्हाट इट इज और किस स्केड्यूल पे मिलेगा, क्या होगा, क्योंकि कोई एसडी नहीं है। तो इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन क्या है, आई डोंट नो टू बी ऑनेस्ट। इट्स क्वाइट कंफ्यूजिंग, बट just whenever you think of the tandem schedule, think of the maze. ठीक है, so one thing is happening after the other, one schedule after the other. Reinforcement is available after the last thing in that order. ठीक है, but there is no SD that's available. तो इसीलिए मैंने चेन और टैंडम इकट्ठे पढ़ाए हैं, क्योंकि फिर अदरवाइज इनको याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, सिमिलर टू, अगर एक बच्चा को आपने कोई काम करने को दे दिया है, ठीक है, और लेकिन उस बच्चे को ये नहीं पता कि रीइंफोर्सर कब मिलेगा। आपके जहन में कोई ना कोई क्राइटेरिया है, बट ही डजंट नो। और अगर वो एक पर्टिकुलर टास्क को एक पर्टिकुलर ऑर्डर से करेगा तभी उसको रीइंफोर्समेंट मिलेगी। मैचिंग के बाद जब वो ट्रेसिंग करेगा और उसके बाद 2 ट्रायल्स पजल फिक्सिंग के लेगा, तभी उसको रीइंफोर्समेंट मिलेगा। लेकिन उसको तो नहीं पता ना ये सारी चीजें, क्योंकि कोई एसडी अवेलेबल नहीं है। आपके जहन में ये क्राइटेरिया बना हुआ है। ठीक है, सो इट्स क्वाइट पॉइंटलेस अगर हम अपने डीटीटी सेशंस के लिहाज से इसको स्टडी करें, तो इट डजंट मेक सेंस एट ऑल। बट इफ इट्स नॉट मेकिंग सेंस, इट्स अ टैंडम स्केड्यूल। ठीक है, तो अभी तक अब हमने क्या कवर किया? कॉन्करेंट मल्टीपल मिक्स्ड, उसके अंदर हमने 2 और ऐड कर दिए। चेन में एस डी इज प्रेजेंट, टैंडम में एस डी इज नॉट प्रेजेंट। दोनों के अंदर सक्सेसिव प्रेजेंटेशन है, वन आफ्टर द अदर। ठीक है, रीइंफोर्समेंट कंटिंजेंसी इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि इट्स लिमिटेड टू द लास्ट कंपोनेंट। लास्ट कंपोनेंट क्या है? जो आपका आखिरी स्केड्यूल है उसके अंदर। ठीक है, या आखिरी जो आपने चीज करनी है उसके ऊपर डिपेंडेंट है कि आपको रीइंफोर्समेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इन दोनों के अंदर ये चीज आती है, लिमिटेड टू लास्ट कंपोनेंट। अभी तक हमने बाकी जितने पढ़े हैं वो सब इंडिपेंडेंट रीइंफोर्समेंट कंटिंजेंसी पे थे। ठीक है, अच्छा, चेन और टैंडम को लेके कोई सवाल, एनी कंफ्यूजन्स? अभी तो नहीं है, जब करेंगे तो कब आएंगे तो। चले ठीक है। अच्छा, अब आखिरी सेकंड लास्ट पे हैं हम इस वक्त। ठीक है, सो ऑलमोस्ट देयर। ठीक है, ऑल्टरनेटिव रह गया, उसके बाद कंजंक्टिव रह गया। ऑल्टरनेटिव और कंजंक्टिव को भी इकट्ठे पढ़ेंगे ताकि याद करना आसान। ऑल्टरनेटिव के अंदर भी 2 और more schedules ऑफ reinforcement, दे ऑपरेट इंडिपेंडेंटली। ठीक है, इसके अंदर वो चेनिंग वाला सिलसिला नहीं है। दे ऑपरेट इंडिपेंडेंटली एंड साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली अभी तक किसमें आया था साथ? हमने अभी तक कौन सा ऐसा स्केड्यूल पढ़ा है इसमें साइमल्टेनियसली आ रहा हो? कॉन्करेंट। कॉन्करेंट, करेक्ट, शाबाश। ठीक है, तो उसके बाद से अब ये दूसरा स्केड्यूल हम पढ़ रहे हैं जो साइमल्टेनियस भी एक्ट कर रहा है। एंड देयर इज नो स्पेसिफिक ऑर्डर। ये दोनों स्केड्यूल्स इकट्ठे प्रेजेंट हो रहे हैं, कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं है। इसमें reinforcement is delivered when the response requirement for either schedule is met. अच्छा, इसका क्या मतलब है? ऑल्टरनेटिव स्केड्यूल और जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कंजंक्टिव, इस दोनों में एक स्केड्यूल होना चाहिए रेशो पे, दूसरा होना चाहिए इंटरवल पे। ये इसकी क्या है? ये मैंडेटरी एक चीज है, और इसको आइडेंटिफाई करने का एक बेस्ट तरीका है। ठीक है, वरना बाकी स्केड्यूल्स में हो सकता है जो दोनों स्केड्यूल्स हो वो एफ आर पे ही चल रहे हो। ठीक है, एक FR10 हो, एक FR1 हो।
ठीक है, लेकिन इसके अंदर एक रिक्वायरमेंट है ऑल्टरनेटिव स्केड्यूल में, दे शुड हैव अ रेशियो एंड an interval schedule both. So you only need to complete one of the ways to get the same reward. तो इसमें either or situation है, रेशियो और इंटरवल दो आपके पास schedules हैं, but you have an either or situation. Either you can do schedule number 1 and get access to ice cream, or you can do schedule number 2 and get access to ice cream. चॉइस उस तरह से नहीं है। अब चॉइस क्यों नहीं है इसको देखते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। आप एक क्लासरूम में हो, ठीक है, जहां पे आपको एक स्टिकर मिल सकता है, आइदर आफ्टर कंप्लीटिंग 5 प्रॉब्लम्स, ठीक है, 5 मैथ प्रॉब्लम्स, जो कि एक FR5 का स्केड्यूल है, या आपको स्टिकर मिल सकता है by completing a math problems after 10 minutes have elapsed. ठीक है, तो after every 10 minutes if you can give the correct response you can get sticker, या after every 5 math problems. You don't need to meet both requirements, just one of them. इसीलिए इसको alternate कहते हैं, because it's an either or situation. दोनों schedules को करने की जरूरत नहीं, कोई एक आपने इसमें से करना है. Similarly, kids can either go outside and play after they do 20 math problems, or when mom checks on them after 30 minutes and they should be cleaning their room. It doesn't matter what they do first. So that's why it's simultaneously presented ना, कि इसके अंदर order of events नहीं matter कर रहा. So it doesn't matter कि वो क्या चीज पहले करते हैं क्या बाद में करते हैं, दोनों में से कोई सा भी एक आपने करना है. So pick either this or that. What do you think is the difference between this and concurrent schedule? Because I have already told you कि इसमें choice वाला component नहीं है. क्या लगता है क्या difference है? कंटेंट में तो खाली आप चॉइस दे रहे हैं ना कि कौन सा आप करना चाह रहे हो, हम्म, इसमें आप चॉइस नहीं दे रहे हो। ठीक है, एक तो ये मेन डिफरेंस हो गया, और इसके अंदर जो गोल है ना आपका वो सेम है दोनों स्केड्यूल्स के लिए। दोनों चीजें करने में आपको, मतलब फॉर एग्जांपल, kids can either go outside and play after they do this or they do that. For example, the reinforcement that they are working for, ठीक है, दोनों schedules are leading to the same end goal. कॉन्करेंट में दोनों चीजें सेपरेट होती हैं। अगर FI30 पे जाओगे तो ये चीज मिलेगी, अगर FR20 पे जाओगे तो कोई और गोल अचीव। इसमें ये थोड़ा सा डिफरेंस है, और ऑफ कोर्स कोई चॉइस वाला कंपोनेंट भी नहीं है। मैं वापस जाती हूँ कॉन्करेंट पे, और इसकी आप एक दफा एग्जांपल पढ़ो फिर इस पे वापस आओ, ठीक है। चलो, इसमें आप नोट कर रहे हो ये जो 50 रुपीज वाली, और आपके पास दूसरी एग्जाम्पल है, to work for 5 minutes each time on a math worksheet to get access to 50 rupees or earn break time. They are two separate reinforcement contingencies that are happening. तो इसलिए चूज करना भी आसान है ना, कि अच्छा अगर ये काम करूंगा तो ये मिलेगा, और अगर दूसरे स्केड्यूल पे जाऊंगा तो दूसरी चीज मिलेगी। उस पर थोड़ा सा स्लाइड डिफरेंस है। लेट मी नो व्हेन यू आर डन रीडिंग दिस स्लाइड, ठीक है, फिर मैं वापस जाती हूँ उस पे ऑल्टरनेट पे। इसमें टास्क भी डिफरेंट है ना, ये चीज समझ आ रही है, टास्क भी डिफरेंट है। वापस जाऊँ ऑल्टरनेट पे, फिर ओवरव्यू देखें इसका। जी। जी। अच्छा, ऑल्टरनेट स्केड्यूल के अंदर यू ओनली नीड टू कंप्लीट वन टास्क टू गेट द रीइंफोर्समेंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल, यू कैन आइदर वॉश द डिशेस और क्लीन द रूम, इसको ये याद रखें, एंड यू विल गेट द सेम रिवॉर्ड। यानी कि आपको आइसक्रीम मिल रहा है, मामा कह रही है कि या तो
बर्तन धो दो या अपना रूम साफ कर दो, एंड यूल गेट आइसक्रीम। कॉन्करेंट के अंदर, ठीक है, वो कह रही हैं अगर तुम अपना रूम साफ करोगी तो तुम्हें आइसक्रीम मिलेगी, अगर तुम बर्तन धोगी ना तो तुम्हें थोड़ा सा ब्रेक टाइम मिल जाएगा। अब क्लियर हुआ? पहले हम किसका जी जी बताइए जी। ये इस, या दोबारा बताइए ये एग्जाम्पल जो कैसे पहले बताइए। फॉर एग्जाम्पल, या तो इसके अंदर ऑल्टरनेटिव के अंदर जिसकी अभी हम स्लाइड देख रहे हैं, ठीक है, यू कैन डू ईदर और सिचुएशन टू गेट द सेम रीइंफोर्समेंट। ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि या तो आप अपना रूम साफ कर लो एंड यू कैन गेट एक्सेस टू आइसक्रीम, या आप बर्तन धो लो एंड यूल गेट एक्सेस टू आइसक्रीम। ईदर और लेकिन सिचुएशन। ये चॉइस ही है ना। हाँ, है एक तरह से चॉइस ही, लेकिन मतलब दो ऑप्शंस ही आपको मिल रहे हैं, लेकिन जो दूसरा वाला है ना, जब मैं उसको पढ़ूंगी तो फिर आपने थोड़ा सा ध्यान देना है। दूसरी तरफ मैं ये कह रही हूँ कि इफ यू चूज टू डू द डिशेस यू विल गेट आइसक्रीम, इफ यू चूज टू डू द क्लीनिंग ऑफ योर रूम यू विल गेट अ ब्रेक। हम्म, तो उसमें थोड़ा सा आउटकम्स में फर्क आ रहा है। अच्छा। और एक और चीज उसके अंदर ये भी है कि कॉन्करेंट में कोई इस तरह की कंडीशन नहीं है कि एक रेशो हो और एक इंटरवल हो। ऑल्टरनेटिव में है, कॉन्करेंट में दोनों भी रेशो पे हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये कह रही हूँ कि एक बच्चे को कॉन्करेंट के अंदर, ठीक है, इफ आई एम सेइंग कि आइदर यू डू 10 मैथ प्रॉब्लम्स और यू फिनिश 2 इंग्लिश क्वेश्चंस। ठीक है, अगर 10 मैथ प्रॉब्लम्स करोगे तो यू विल हम्म, हैव एक्सेस टू अ ब्रेक, 2 इंग्लिश क्वेश्चंस करोगे तो यू विल हैव एक्सेस टू आइसक्रीम। ठीक है। ठीक है, दोनों डिफरेंट के अंदर डिफरेंट। क्या लग रहा है, रेशो ही लग रहा है। दोनों रेशो पे ही हैं और दोनों के आउटकम्स भी मैं डिफरेंट डिफरेंट दे रही हूँ, विच इज वाई इट्स अ चॉइस। ठीक है, एंड आई विल ऑफ कोर्स चूज कि जिसके अंदर रीइंफोर्समेंट ज्यादा होगी वो मैं चूज कर लूंगी। ऑल्टरनेटिव जी। के अंदर इट्स अ लिटिल बिट डिफरेंट। मैं ये कह रही हूँ कि आइदर यू डू लेट्स से द मैथ प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो एक तो रेशो हो गया। ठीक है, मैं 10 मैथ प्रॉब्लम्स का कह रही हूँ कि 10 मैथ प्रॉब्लम्स करो, या तुम 30 मिनट स्पेंड करो इंग्लिश की रीडिंग पे। 30 मिनट्स के बाद इफ आई स्टिल सी यू रीडिंग इन बोथ सिचुएशंस, आइदर यू डू दिस और यू डू द मैथ प्रॉब्लम्स, आई विल गेट यू एन आइसक्रीम। ठीक है, तो उसमें रेशो और इंटरवल भी आ रहा है और रीइंफोर्समेंट एक ही मिल रहा है। दो सेपरेट रीइंफोर्समेंट कंटिजेंसीज उस तरह से नहीं लग रही। क्लियर हुआ थोड़ा सा? कॉन्क्रीट में स्ट्रॉन्गेस्ट रेनफोर्सर्स पे वो है कि यस, यस। ठीक है, कॉन्करेंट में अगेन क्योंकि मैचिंग लॉ है ना, तो बच्चा हम्म, विल गो टूवर्ड्स एंड मेक अ चॉइस कि अच्छा ये मैं कर लेता हूँ। इसके अंदर अगेन वो चीज़ नहीं है। तो ठीक है, टास्क के बीच में तो चॉइस मिल रही है, स्केड्यूल के बीच में चॉइस मिल रही है, लेकिन रीइंफोर्समेंट एक ही मिल रही है, जैसे मैंने आइसक्रीम की एग्जांपल दी। तो चाहे आप जो है वो अपना रूम 10 दफा साफ कर लो या 10 मिनट तक बर्तन धो, दोनों केसेस में आइसक्रीम ही मिल रही है, इधर और सिचुएशन। अच्छा, हाउ इज समझ आ दिस गया डिफरेंट? मैंने। चले, गुड। हाउ इज दिस डिफरेंट फ्रॉम कंजंक्टिव स्केड्यूल? ऑल्टरनेट ऑफ कंजंक्टिव मैंने दोनों इकट्ठे इसलिए पढ़ाए हैं क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है, again two or more schedules of reinforcement that do not operate independently but do so simultaneously. This is again same as alternative. इसके अंदर ऑल्टरनेटिव में फर्क ये है कि दोनों स्केड्यूल्स आप कंप्लीट करोगे तो ही आइसक्रीम मिलेगी। समझे, इसमें सिर्फ ये एक मेन डिफरेंस है। बोथ द रेशियो एंड द इंटरवल schedules need to be met before the person receives reinforcement। ठीक है, कंजंक्टिव और ऑल्टरनेटिव ये दो reinforcement schedules हैं जिनमें नीचे ये येलो बॉक्स मैंने लिखा हुआ है, मस्ट हैव अ रेशियो एंड इंटरवल schedule बोथ। इसमें भी है, इसमें भी है। इसकी एग्जांपल क्या है? अ स्पोर्ट्स टीचर टेल्स हिज स्टूडेंट्स ड्यूरिंग जॉगिंग प्रैक्टिस। ठीक है, जॉगिंग की प्रैक्टिस करा रहा है स्पोर्ट्स टीचर, उसमें वो कह रहा है कि दे कैन स्टॉप रनिंग, दे कैन स्टॉप जॉगिंग आफ्टर 30 मिनट्स, बट ओनली इफ दे हैव ऑल्सो जॉग फॉर एटलीस्ट 3 माइल्स। ठीक है, या तो वो होता है ना कि वो उनसे कहता है कि या तो 30 मिनट्स तक जॉगिंग कर लो या 3 माइल्स तक भाग लो। चॉइस नहीं दे रहा वो यहाँ पे, वो ये कह रहा है कि ये भी करो और वो भी करो,
तभी आप then you can stop running, and stopping running is the reinforcement here, right? Same goes for the second example. Shazeb gets to stop working and watch TV after 30 minutes, but also if he has completed 20 math problems during those 30 minutes. समझ रहे? दोनों रेशियो और इंटरवल schedules का मीट करना is the criteria here. This is why they're calling it a conjunctive schedule, bringing two things together. Make sense? या नहीं? अच्छा, अब अगर मैंने इस टेबल में कंजंक्टिव को फिट करना हो, ठीक है, सिर्फ कंजंक्टिव के बारे में सोचिएगा इस टेबल में, तो डू यू थिंक एस डी इज प्रेजेंट? यस स्लैश नो, यस और नो? एस टी तो होगा ना कि दो चीजें बता रहे हो उसको। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, हाँ, ठीक है। पैटर्न ऑफ स्केड्यूल प्रेजेंटेशन सक्सेसिव है या साइमल्टेनियस है? एक ही दफा में दोनों? साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस, गुड। रीइंफोर्समेंट कंटिंजेंसी क्या होगी? ये चीज याद रखें कि वो ये कह रहा है कि ये भी करो वो भी करो और उसके बाद ही जा डिपेंडेंट उस सकोगे। पे कि वो करेगा तो फिर मिलेगा। तो फिर ये इंडिपेंडेंट हुआ या लिमिटेड टू लास्ट कंपोनेंट हुआ? लिमिटेड टू लास्ट। शाबाश, वेरी गुड। दिखाती हूँ आपको, इस तरह लगेगा अब आपका टेबल, ठीक है। तो ऑल्टरनेट के अंदर और कंजंक्टिव के अंदर एसडी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, दोनों की प्रेजेंटेशन साइमल्टेनियस है। ऑल्टरनेटिव में इंडिपेंडेंट स्केड्यूल है क्योंकि हम इधर और सिचुएशन में जा रहे हैं। कंजंक्टिव के अंदर इट्स लिमिटेड टू द लास्ट कंपोनेंट, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल दो स्केड्यूल्स हैं, इकट्ठे चल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आपने इंटरवल वाला भी मीट करना है, रेशो वाला भी मीट करना है, तब आपको रीइंफोर्समेंट मिलेगा, ठीक। नाउ इज दिस टेबल मेकिंग सेंस? आप लोगों के पास ABA विजुअल पैकेट के अंदर पेज नंबर 45 एंड 46 पे ये बहुत अच्छे से ब्रेक डाउन किया हुआ है उन्होंने, पूरा फ्लो चार्ट बनाया हुआ है टू हेल्प यू अंडरस्टैंड दैट। तो अभी नहीं, लेकिन वेन एवर यू गाइज प्लान टू सिट फॉर द एग्जाम और ये नहीं समझ आता, तभी उस केस में जो है ना, जस्ट ओपन दिस अप एंड यू कैन हैव अ लुक। अदरवाइज द फ्लो चार्ट इट्स वेरी वास्ट, तो हो सकता है थोड़ा सा आपको स्केरी लगे। सो ओपन इट एट योर ओन रिस्क। एक तो ये, दूसरा आपकी कूपर बुक में भी डेफिनेटली ये ब्रेक डाउन हुए हुए हैं, और यूट्यूब के अंदर स्टडी नोट्स ABA का जो चैनल है, उनकी दो वीडियोस हैं। एक उनकी बेसिक इंटरमिटेंट स्केड्यूल्स पे है, जो आपके वेरिएबल, इंटरवल, रेशो एंड वो वाले सारे, और एक उनकी वीडियो है कॉन्करेंट के अंदर, सॉरी, एक उनकी वीडियो है कंपाउंड स्केड्यूल्स के ऊपर। इट्स अ 10 मिनट वीडियो। उसमें उन्होंने सारे नहीं समझाए हुए, लेकिन 3 से 4 जरूर समझाए हुए हैं यूजिंग अ रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ अ डॉग। तो आई फाउंड दैट रियली फन टू वॉच। तो हो सकता है उससे जरा और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। इफ यू वांट टू गो अहेड वॉच दैट स्टडी नोट्स ABA, जो आप लिखेंगे यूट्यूब पे, एंड साथ लिखेंगे स्केड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट, तो पिंक कलर की उनकी थंबनेल इमेजेस हैं, दो वीडियोस हैं उनकी इस टॉपिक के ऊपर, ठीक है, तो वो देख लीजिएगा। बट लेट्स गेट डाउन टू सम क्वेश्चंस। चलें,